यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज तपस्या में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और ये पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 पढ़ेंगे और आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। इस हिसाब से पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 क्या कहता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये यूनियन, आपको यूनियन आर्टिकल 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो जिस बच्चे ने उसको नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको आर्टिकल 1 पहले समझना, तब जाके आपको आर्टिकल 2, 3, 4 समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार आप सबके लिए एक बार आर्टिकल 1 कह देता हूँ, पढ़ देता हूँ कि आर्टिकल 1 कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो यूनियन का मतलब क्या है मैंने आपको समझाया है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ डेफिनेशन, कुछ इस टाइप का जो प्रोविजो है ना, वो इस टाइप का है। इंडिया दैट इज भारत, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इंडिया दैट इज भारत का मतलब हो गया, इंडिया का नाम दो है, इंडिया और भारत। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही नाम है, हिंदुस्तान नहीं है। तो सेल भी यूनियन ऑफ स्टेट, तो बहुत बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेटों से मिलके ये बने हुए हैं। और फिर सेकेंड वाला उसका प्रोविजो बोलता है कि स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जब स्टेट आएगा और जो भी यूटी आएंगे वो उसमें लिखा जाएगा। और फिर सर तीसरा शेड्यूल, तीसरा प्रोविजो जो है उसका, वो लिखता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। तो वो मैंने आपको समझाया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि स्टेट की टेरिटरी, यूटी की टेरिटरी और जो एनी अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड। तो ये तीनों को मिला के टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होता है वो यूनियन से बड़ा होता है, क्योंकि टेरिटरी कहीं और भी जाके हो सकता है, यूनियन हो सकता है हमारे ही कंट्री में अलग अलग स्टेट और यूटी मिल के यूनियन बन रहा हो। तो आपको ये कंसेप्ट, आप उसको जाके देख लीजिएगा और वो सुन लीजिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, एक बार आप देख लीजिएगा उसको। आज जो फोकस है हमारा वो आर्टिकल 2 के ऊपर है, आर्टिकल 3 के ऊपर है और आर्टिकल 4 के ऊपर है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन कहता है कि कोई स्टेट का एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट अगर होगा तो किस तरीके से होगा। तो उसमें देखते हैं तो ये करता कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये करता कौन है। तो करता है ये पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास वो पावर है, आप समझिएगा इसको। जब भी मैं ऐसी चीज़ें बोलूँ तो आप उसको बिल्कुल नोट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कि इसीलिए मैंने आप लोग के लिए नोट्स बनाया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन। तो इस यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, फिर यूटी 1 और ये यूटी 2। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन। तो कोई ऐसा कानून बना के पार्लियामेंट उसको यूनियन में डाल देगा और एस्टैब्लिश, या तो एस्टैब्लिश करेगा न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज थिंक फिट। पार्लियामेंट को जो सही लगेगा उसके हिसाब से करेगा वो। तो जब भी ऐसा सच टर्म, ऐसा वर्ड आए, इसीलिए हाईलाइटेड किया मैंने, सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। जो पार्लियामेंट को सही लगे उस हिसाब से, कुछ इस तरीके का जो सही सोच लगे उस हिसाब से वो तो या तो एस्टैब्लिश करेगा या तो एडमिट करेगा। तो एडमिशन, तो दो वर्ड है इसमें, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक तो एडमिशन और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट। तो ये है या तो एडमिशन या तो एस्टैब्लिशमेंट। इन दोनों तरीके से जो है आर्टिकल 2 जो है वो यूज में आ सकता है। अंडरस्टैंड। आर्टिकल 3 देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आप इसको समझ लेना कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट एक कानून के माध्यम से, कानून की तरह बना के टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कोई दो स्टेट को के में से टेरिटरी निकाल के एक नया स्टेट बना सकता है, या फिर एक ही स्टेट को कट करके दो स्टेट बना सकता है, या पार्ट ऑफ स्टेट यूनाइट कर सकता है। तो इस तरीके से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के फॉर्म ए न्यू स्टेट कर सकता है पार्लियामेंट। और जब ये ऐसा करेगा तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। वो चाहेगा तो किसी और को एक एरिया दे के उसकी एरिया को बढ़ा सकता है, या चाहे तो राजस्थान में से कुछ एरिया काट के उसको छोटा कर सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री चेंज कर सकता है,
एंड ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट, इवन द नेम ऑफ द स्टेट। वेस्ट बंगाल वाला केस अगर आपने पढ़ा होगा, और केरला वाला कंसेप्ट करेंटली, तो इवन द नेम ऑफ द स्टेट अगर चेंज करना हो तो पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट को बोलेगा, परमिशन लेगा कि हमें अपना नाम चेंज करना है, और केरला वाले केस में अभी यही हो रहा है। सो आप उसको अंडरस्टैंड करिए। पेपर में जब भी ऐसे न्यूज़ आए तो आप उसको उस लेवल पे सोचो कि पेपर में जो न्यूज़ है उसका जो है वो पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन से क्या वो है, तब जाके आप यूपीएससी में आप जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप लक्ष्मीकांत पंडित से नहीं पास होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, सब उसी से पास होते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छा पकड़ करना है तो उसको स्टैटिक को डायनेमिक से समझने की करो, और डायनेमिक को स्टैटिक से समझने की कोशिश करो। कि केरला सरकार कह रही है कि मुझे नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करना केरला के हाथ में क्यों नहीं था? क्योंकि आर्टिकल 3 एग्जिस्टेंस में है। आर्टिकल 3 कहता है कि ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट हैज पावर टू whom, to पावर इन फ्रंट ऑफ, इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेगा। अब देखेंगे आर्टिकल 3 और क्या कहता है। पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। सो आप ये सबको समझ में आ गया कि पार्लियामेंट जैसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे अपनी पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकता है। तो पॉलिटिकल रीड्रॉ ऑफ द मैप, पॉलिटिकल मैप। अब वो चाहता है कि भाई पार्लियामेंट अगर ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्ट हो गया। पार्लियामेंट अगर चाहता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो जाए तो अलग हो गया। पार्लियामेंट अगर चाहेगा कल के दिन की लद्दाख और फिर जम्मू कश्मीर एक हो जाए तो एक कर देगा। तो दैट मीन्स कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू इट्स विल, अपनी चाह के हिसाब से चेंज कर सकता है। वंस समबडी सेज दैट कि विल, इसका मतलब पार्लियामेंट का बिल, पार्लियामेंट के बिल के थ्रू आएगा वो। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर लेगा। पार्लियामेंट, जब भी मैं आपको पार्लियामेंट कहूँ तो इट्स नॉट ए मोदी गवर्नमेंट, इट्स लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। अंडरस्टैंड? इन सब की जरूरत पड़ेगी तब जाके बिल साइन होगा, तब जाके पॉलिटिकल मैप चेंज होगा, नॉट गवर्नमेंट। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट एंड यूटी इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तब से तो यही बता रहा हूं मैं आपको कि स्टेट का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है किसी भी स्टेट और यूटी का, वो गारंटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चेंज हो सकता है। कौन कर देगा? फिर से पार्लियामेंट। तो आप जो कहोगे, दिल्ली सरकार या एमपी सरकार कहेगी कि मेरी जो टेरिटोरियल एरिया है, मेरा जो बाउंड्री है वो चेंज नहीं करने दूंगा, तो नहीं हो सकता। कल के दिन विदर्भा वो वाली एरिया में कर्नाटका और महाराष्ट्र में एक कोई एरिया को लेकर लगातार डिस्प्यूट है। अब ये कह रहे कि वो मेरा है, वो कह रहे मेरा है। तो आप उसको, बेलगाम है शायद, मेरे को नहीं पता है कौन सा एरिया है अभी एग्जैक्टली, वर्ड वो स्पेस का नाम है, लेकिन है, दोनों में एक झगड़ा है। तो आप ये समझो ना कि बाउंड्री का जो काम है, तो स्टेट का जो उसमें हक है बाउंड्री का, वो है नहीं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कभी भी किसी को उसको दे सकती है। उसके ऊपर भी है कि पार्लियामेंट चेक करेगा, कि देखेगा कि स्टेक किसका है उस पर एग्जैक्टली। वो ऐसा नहीं हो कि अपने विम्स एंड फैंसी के हिसाब से आया और बोला कि चलो ठीक है कर्नाटका को दे दिया जाए, ऐसा नहीं है, देखेगा। लेकिन ये है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी स्टेट के पास और यूटी के पास तो नहीं है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक बार जो स्टेट बन गया वो स्टेट ही है, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं बढ़ेगा, उसकी एरिया डिमिनिश नहीं होगी, उसकी एरिया इंक्रीज नहीं होगी। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन में आता है कि स्टेट का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो होता है खुद का कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो आंसर इज नो, कहीं नहीं है, तो कभी भी छिन सकता है। हर एक पॉइंट जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप याद रखना। इंडिया इज राइटली सेड देन, कि इंडिया तब कहा गया क्या, द इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। स्टेट को हम कट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन यूनियन को नहीं। यूनियन तो को तोड़ ही नहीं सकते, सिसीड नहीं कर सकते। आपको पहली आर्टिकल 1 बताया है मैंने। तो इंडिया का जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन स्टेट जो है उसको तोड़ सकते हो, उसको अलग अलग में डिमिनिश कर सकते हो, उसको एरिया को बढ़ा और कम किया जा सकता है, उसको नेम को चेंज किया जा सकता है।
तो दैट मीन्स कि स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है और डिस्ट्रक्ट करके फिर से नया फॉर्म किया जा सकता है, न्यू फॉर्मेशन हो सकता है उसका स्टेट का। अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर आर्टिकल 3 देर इज नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 368 का रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा आपका। बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्राइडर रिकमेंड। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा पता ही होगा सबको कि प्रेसिडेंट का ऐसे बिल जब पास होते हैं तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लिया जाता है, प्राइडर पहले रिकमेंडेशन होता है। अब प्रेसिडेंट रेफर द बिल, उसके बाद प्रेसिडेंट को लगता है, जब भी कैसे बिल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्टेट की एरिया को इंक्रीज डिक्रीज नाम चेंज किया जाए, ऐसे आर्टिकल 3 की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे समय पे प्रेसिडेंट को पहले तो प्राइडर रिकमेंडेशन दे दो, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को भेजेगा, फिर उस हिसाब से, और जब प्रेसिडेंट रेफर करेगा इसी साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी रेफर कर देगा। और जब स्टेट लेजिस्लेचर को पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में कोई जवाब देना होगा, अगर जवाब से खुश है तो ठीक है, जवाब से नहीं खुश है तब भी ठीक है। तो मतलब स्टेट का जो एडवाइस होगा वो बाउंड नहीं होगा, स्टेट का एडवाइस बाउंड नहीं होगा। किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर। अंडरस्टैंड? सो बस एक टाइप का फॉर्मेलिटी है कि स्टेट, भाई जिस स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, जिसका एरिया चेंज कर रहे हो, एक बार पूछ तो लो। तो पूछ लिया, फिर बोला कि नहीं नहीं मत करो, तो फिर करेंगे, फिर लाए क्यों होंगे बिल, तो बोलेंगे नहीं नहीं करूँगा, ठीक है। तो मतलब एक टाइप का फॉर्मेलिटी है कि प्रेसिडेंट रेफर द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर बट प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट जो है वो नॉट बाउंड है, नॉट बाउंड है, इंपॉर्टेंट ये है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये क्वेश्चन आने के पूरे वो चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट इज बाउंड, पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आंसर इज नो, नॉट बाउंड, इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी। अब इसके पीछे का रीजन फिर अलग तरीके से अलग क्लास में डिटेल में समझाया जा सकता है, लेकिन आप लोग इसको याद रखें कि ये एक टाइप का फॉर्मेलिटी है। जब आपको स्टेट को भेजा गया कि भाई मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, एरिया बढ़ा दूं, घटा दूं, आंध्रा से तेलंगाना अलग कर दूं, बिहार से झारखंड अलग कर दूं, बोलेगा नहीं, निर्बल नहीं करना जरूरी है। वहाँ के लोकल लोगों का एस्पिरेशंस हैं, उसके अपने ड्रीम्स हैं, अपने उसके फोक्स हैं, अपने, मैंने सब चीज़ बताया, कुजीन है, अपने सब कुछ है उसके। तो उस बेस पे जब भी डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट में कह रहा हूँ कि एरिया को डिमिनिश किया जाए, तो जब एरिया को डिमिनिश करते हैं तो 368 का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप इसको याद रखिएगा, इस सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। एरिया डिमिनिश मतलब एरिया को छोटा करना, कम करना। जब हम कह रहे हैं कि सीड करते हैं इंडियन टेरिटरी, यहाँ पे आर्टिकल 368, सीड मतलब हम अपना क्लेम खो रहे हैं, इंडियन टेरिटरी का क्लेम किसी अदर कंट्री को। अब जैसे बेरूबैरी वाले केस पढ़ेंगे ना, तो कुछ एरिया जो था पाकिस्तान को दे गया था, तो उसके ऊपर चैलेंज हो गया था। ये है बेरूबैरी केस, कुछ एरिया जो था वो पाकिस्तान को दे दिया था, ईस्टर्न पाकिस्तान जो पहले हुआ करता था उस साइड को दे दिया गया था, और उसको लेके कोर्ट में केस हुई कि क्या पार्लियामेंट के पास, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो अपना एरिया किसी सीड कर सके, ख़त्म कर सके, क्लेम ख़त्म कर सके और पाकिस्तान को दे दे। तो आंसर था उसके निगेटिव टर्म में आंसर आया था, नहीं ऐसा नहीं है। आर्टिकल 368 रिक्वायर्ड लगेगा, वहाँ पार्लियामेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी आर्टिकल अमेंड करनी पड़ेगी 368 में जाके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तब जाके आप अपना एरिया को छोड़ सकते हो, क्लेम हटा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट इंडियन टेरिटरी, ये इंडिया का भूमि है, आप कैसे दे सकते हो? तो उसके लिए आप परमिशन लोगे चुनी हुई सरकार से, और साथ में चुने हुए स्टेट काउंसिल के मिनिस्टर, जो भी स्टेट काउंसिल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो राज्यसभा के मेंबर होंगे उनसे, और वो जब भी पास करेगी 368 के अंदर में, तब जाके आप वो एरिया को सीड कर सकते। बेरूबैरी जो यूनियन केस है वो यही है। अब बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर बाउंड्री सेटलमेंट में तुम क्या कहते हो, तुम्हारा बाउंड्री सेटलमेंट का क्या, अब इंडिया बांग्लादेश का बाउंड्री सेटलमेंट है, तो ऐसे समय पे क्या कहोगे? तो बोलते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बाउंड्री सेटलमेंट कर रहे हो। सेटलमेंट मतलब तुम कुछ लोगे मैं कुछ लूँगा, ऐसा। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, केवल ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही काम हो सकता है, मतलब मोदी जी चाहें तो ही सेटल कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। फिर बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हो, जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005, उसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था बिकॉज इंडिया एक्वायरिंग सर्टेन टेरिटरी। जब भी एक्वायर करोगे बांग्लादेश से, और जब भी ट्रांसफ़र करोगे सेंट्रल कुछ, तो जब एक्वायर कुछ लोगे और कुछ दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा। लेकिन जब बाउंड्री का सेटलमेंट करोगे तब नहीं लगेगा, तब बाउंड्री का सेटलमेंट अलग चीज़ है।
कि बाउंड्री का सेटलमेंट है कि चलो जैसे चाइना के साथ है अभी हमारा झगड़ा चल रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है झगड़ा बाउंड्री सेटलमेंट को लेके, तो वहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही काम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आप अपना 100 गांव 100 विलेज, हमन 100 विलेज ऑफ इंडिया, ठीक है, गिवन टू बांग्लादेश, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप इसको सीरियसली मत लेना, और 90 विलेज ऑफ बांग्लादेश एक्वायर बाय इंडिया, तो हम कुछ ले रहे कुछ दे रहे हैं ना, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगा। आप उसको, तो जब भी आए बाउंड्री सेटलमेंट तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो कुछ ले रहे एक्वायर कर रहे हो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, और जब सीड कर रहे हो अपने एरिया का क्लेम ही छोड़ना चाह रहे हो तब तो भाई आर्टिकल 368 मैंडेटरी ही हो जाएगा। अब देखते हैं द एसेशंस ऑफ इंडियन स्टेट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब ऐसा नहीं था, 1947 के पहले का फिगर अलग है। अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा कि कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1947 से पहले तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में इंडिया डिवाइड है। आप बिफोर 1947 देखोगे तो 584 प्रिंसली स्टेट, यू आर अमेज्ड टू नो दैट कि 584 प्रिंसली स्टेट। तो इंडिया इज डिवाइडेड इन टुकड़े में, बहुत सारे टुकड़ों में इंडिया डिवाइडेड था, प्रिंसली स्टेट में, प्रोविंसेस में, इसमें डिवीजन है। तो हम उसको समझेंगे कि जब 584 प्रिंसली स्टेट थे और उसके बाद अलग अलग प्रोविंसेज, बॉम्बे प्रोविंसेज, फिर ये प्रोविंसेज, कोलकाता, फिर इसके बाद चेन्नई, ऐसे ऐसे प्रोविंसेज, फिर यूपी बरार, और फिर ऐसे अलग अलग प्रोविंसेज थे। तो प्रिंसली स्टेट जो थे वो 584 थे, तो उसको तो एक करना जरूरी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो किया भी था बहुत अच्छे से। फिर 1950 में क्या हुआ, ऑल प्रिंसली स्टेट ईदर ज्वाइन, उसको फिर जब आज़ादी हुई तो अब ऐसे टुकड़ों में तो रख नहीं सकते कि भाई तुम अपना चलाओ, फिर चलाएंगे हम, फिर जो हम जीत के आए हैं, हम जो उनको हरा के आए हैं, अपनी गुलामी को हराया है हमने, तो उसको लेके हम फिर किस तरीके का इंडिया की कल्पना कर रहे हैं, तो उसको लेके हमें इंडिया को यूनिफाइड करने की ज़रूरत थी, यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी, तो वो पटेल साहब ने किया। और 1950 में कहा कि ऑल प्रिंसेस को, स्टेट को इधर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, एक टाइप का एक डायरेक्शन मिला कि या तो तुम इंडिया ज्वाइन करो या तो पाकिस्तान ज्वाइन करो, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अभी तीनों की कहानी आप सबको अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्टेट छोड़ के सब ने या तो इंडिया चुन लिया या तो पाकिस्तान चुन लिया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जो है वो अभी भी कुछ दिनों तक जीवित रहा, इंटिटी ये अपने आप को बचा के रखे। जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक हो गया, उन लोगों ने अटैक कर दिया, इंडिया से सपोर्ट मांगा, जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का अभिन्न अंग बना। हैदराबाद पे हमारी आर्मी जाके वो की, और जूनागढ़ बाद में जाके इंडिया में मिल गया। तो ये तीनों भी बाद में जाके इंडिया के पार्ट हुए तीनों। जूनागढ़ गुजरात के पास है, हैदराबाद आप सबको पता है। तो 1950 तक इस पर स्थिति समावेश सब सही हो गया है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं, डिमांड ऑफ न्यू स्टेट मेनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एक साइड से देश आज़ाद हुआ और हम लैंग्वेजों में, रिलीजन में, कल्चर में, सब में अलग हैं। हमने आपको अभी बताया, हमारे कुजीन अलग, हमारे भाषा अलग। हम यहाँ बोलते हैं ना, पग पग बदले भाषा, ठीक है। ये इंडिया की कहानी है कि हर पग पे भाषा, कुछ माइल पे जाके भाषा, कुजीन, कलर, सब कुछ चेंज होने लगता है। तो ऐसे समय पे तो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट का मांगना तो निश्चित तय हो गया था। तो डिमांड होने लगा कि न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इनफ टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास तो 1947 से लेके कानून बनाना था, ड्राफ्टिंग करनी थी, उनके पास तो उतना टाइम ही नहीं है कि वो एक ऐसी चीज़ों पे बात करे जहाँ स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेस पे बने। चलो ठीक है, तुम्हारा डिमांड सही है, लेकिन भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास टाइम तो होना चाहिए। इसे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राइव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है। इंडिया चलेगा कैसे, आज़ाद तो हो गया, चलेगा कैसे? तो बोला कि चलो ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कमीशन बना देता हूँ, और जो कमीशन बोलेगा वो हम देखते हैं। तो उसको देखते हुए ही 1947 के बाद धार कमीशन बना दिया। एसपी धार साहब की कमीशन थी, और सबमिट रिपोर्ट किया उन्होंने 1948 के आसपास, दिसंबर में, जब 1949 का समय स्टार्ट होने लगा, तब उन्होंने एक
करीब करीब 5-6 महीने में कंप्लीट किया, और कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बी बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फिडेंस रेदर दैन द लिंग्विस्टिक बेसिस। बोला कि स्टेट का जो डिवीजन होना चाहिए, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से, एडमिनिस्ट्रेशन पे होना चाहिए भाई। ये तो इस पे नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज L1 L2 L3 पे, जो तमिल बोलेगा वो तमिलनाडु लेगा, जो तेलुगु बोलेगा वो आंध्रा लेगा, जो मिथिला बोलेगा मैथिली लेगा, जो इस टाइप का बोलेगा वो, जो सिंधी बोलेगा उसके लिए कुछ और होगा, पंजाबी हो जो पंजाबी बोलेगा उसके लिए पंजाब होगा। आप समझ लो ना कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 इस टाइप की चीज़ें हुई, ऑफिशियल लैंग्वेज अभी 22 है। और सोचो कितनी लोगों की अलग डिमांड है। राजस्थानी डिमांड कर रहे हैं, अभी करंट न्यूज़ बता रहा हूँ कि कह रहे हैं कि उनको ऑफिशियल उसमें डाला लैंग्वेज के अंदर में, उनको भी राजस्थानी को भी रखा जाए। तो इस बेस पे तो फिर से 50-60 स्टेट बन जाती, और कितनी बन जाती वो हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेंस रेदर देन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। So if we are making the state on the basis of language, it will be very typical and it will be totally go to against, फिर से वही जाता कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग फिर डायलेक्ट्स, फिर फोक्स, सो फिर उसके बीच पे फिर से डिवीजन होना स्टार्ट होता, और जो यूनिफाइड किए थे बड़े मुश्किल से, फिर से वो देश टूटने लगता। और अब पता है अगर आप इतने सारे अगर फ्रैक्शंस होते तो फिर से हम हो सकते थे कि हमने आज़ादी पाई हो, हम फिर से गुलाम बन जाते। तो इस बेस पे तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे देना तो मुश्किल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस के बेस पे आप स्टेट को डिवाइड कर सकते हो कि इतने स्टेट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है इतने एडमिनिस्ट्रेटिव जोन होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, उस पर आप कर सकते हो। पर इन लोगों से ये एग्री नहीं हुए, और जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो एग्री नहीं हुए। फिर उसके बाद जेबीपी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पित्ताभी सीतारमैया जी हैं, ठीक है, ये तीनों जो हैं वो इनकी कमेटी बैठी और इन्होंने फिर से रीअफर्म किया कि धार कमीशन सही है, धार कमीशन राइट है, कि लिंग्विस्टिक बेस पे तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1949 में ये सबमिट किया। पर हुआ क्या, अरेंजमेंट ऑफ स्टेट ऑन 26 जनवरी और 1950 की बात है, टेम्प्रोरी बेसिस पे, इसके बेस पे 1949 में ये हुआ, और 50 में एक अरेंजमेंट हुआ कि चलो टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ तो अभी बनाना पड़ेगा ना, कि यार एक स्टेट इधर है एक स्टेट इधर है, तो उसको बनाने की कोशिश किया गया। और 26 जनवरी 1950 को टेम्प्रेरी बेसिस पे डिवाइड किया गया इंडिया को 4 पार्ट में, और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी उसके ऊपर लिख दिया गया। पार्ट ई में प्रोविंशियल गवर्नर्स, पार्ट बी में प्रिंसली, पार्ट सी में फॉर्मर चीफ कमिश्नर, अब पार्ट डी में केवल अंडमान और निकोबार रहा। तो स्टेट का डिवीजन इस तरीके से हुआ। बट द डिमांड ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एजिटेशन बिगेन एंड डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु, ये जो नाम है इसकी वजह से फर्स्ट और केवल ये बना था कि आंध्र प्रदेश जो हुआ था वो बना था। एंड आफ्टर 56 डे ऑफ हंगर स्ट्राइक फोर्स गवर्नमेंट टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, और आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पे तमिलनाडु से अलग किया गया था। तो आंध्रा इज सेपरेटेड फ्रॉम तमिलनाडु ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो उनकी डेथ हो गई डिमांड करते करते, और गवर्नमेंट को इस एजिटेशन का जवाब जो है उसको आंध्रा को डिवाइड करने से ही मिला, क्योंकि एजिटेशन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो आंध्रा जो हो गया वो लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बना। उसके बाद एक फैजल अली कमीशन 1953 में बैठी, 3 मेंबर की कमेटी थी, आप सबको पता होगा। HN कुंजरू जी थे उसमें, और पनिकर साहब थे, KM पनिकर एंड फैजल अली इनके चेयरमैन थे। इन्होंने रिपोर्ट दिया, उन्होंने बोला बैलेंस अप्रोच बिटवीन रीजनल फीलिंग एंड नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान। तो एक तो नेशन का इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखो, एज ए इंडियन हमारे लिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट होता है, उसके बाद रिलीजन और रीजन जो भी आता है आपकी उसकी बातें करो, नेशन को सबसे ऊपर रखो। तो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। एक फैजल अली कमीशन साहब ने कहा कि रीजनल फीलिंग का भी ध्यान हो और नेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान हो, तो इस बेस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। तो 1956 में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और जो इंडिया को है 14 स्टेट एंड 6 यूटी में डिवाइड किया गया।
अब वो 14 स्टेट कौन से थे, 6 यूटी कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 14/6 का रेशियो आप याद रखिएगा कि 14 स्टेट एंड 6 यूटी जो है वो इनके बेस पे फजल अली कमीशन के बेस पे डिवाइड किया गया। और करेंटली अभी कितना है, अभी देखेंगे तो 28 स्टेट है हमारे पास, 2 गुना 28 स्टेट है ना, 8 यूटी हैं इन द कंट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब व्हाट अबाउट आर्टिकल 4? आर्टिकल 4 तो सिंपल है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 जो भी प्रोवाइड होता है अमेंडमेंट, वो फर्स्ट, अगर आर्टिकल 2 और 3 को अगर चेंज करोगे तो आर्टिकल 1 में टेरिटरी चेंज हो जाएगा, आर्टिकल 4 में यहाँ से चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट को जो जाता है, राज्यसभा के सीट जो होते हैं वो चेंजेज होते हैं। तो आप 1 और 4 को भी, शेड्यूल को भी धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा अगर आप आर्टिकल 2 और 3 को करते हो तो, सॉरी 1 और 4 शेड्यूल को, यस। और वो सप्लीमेंटल है एक टाइप का। आप 2, 3 में चेंजेस करोगे तो ऑफकोर्स टेरिटरी चेंज होगा, तो फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी लिखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। Any law refer to Article 2 and 3 shall contain such provision for the amendment of first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of law and may also contain such supplemental, वही कह रहा है। सेकंड क्या कहता है, नो सच लॉ एफर्टेड शैल बी डीम टू बी पर्पस ऑफ, ये 368 लगाने की जरूरत नहीं है, नो सच लॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1, आपको पढ़ा दिया था। 2, 3, 4 और मैंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कैसे कैसे स्टेट बना, कैसे जो लिंग्विस्टिक बेस पे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना, वो सब मैंने आपको समझाया। और ये मैंने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आपको कंप्लीट किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही लेक्चर लेता रहूँ और आपका पूरा पॉलिटी धीरे धीरे ही पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ाऊँ अच्छे से, क्योंककि आपको ये समझ में आए कि 2 का मतलब एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट के समय में आर्टिकल 368 का यूज करना जरूरी है या फिर सिंपल मेजोरिटी से काम बन जाएगा। और आर्टिकल 3 का जब भी बात करूं तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि डेमिनिश और सीड में अंतर होता है, और जब भी हम किसी का अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री हो, नेम चेंज करना हो, तो पार्लियामेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता है। केरला उसका एग्जाम्पल है अभी के डायनामिक न्यूज़ में। सो दिस इज ऑल अबाउट पढ़ाने के स्टाइल कि आपको 2, 3, 4, और 4 में क्या था, तो 4 में ये था कि 2, 3 में अगर चेंजेज होगा तो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के अंदर में चेंजेज होगा, और 368 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिक्किम के बारे में आपको मैंने एक आप बताया था कि सिक्किम जो था वो प्रोटेक्टोरेट वसल स्टेट था, एक टाइप का एसोसिएट स्टेट था। और एसोसिएट स्टेट का कंसेप्ट इंडिया में, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसीलिए आर्टिकल 2A को रिपील करना पड़ा और सिक्किम को फिर इंडिया का पार्ट बनाया गया, और सिक्किम जो है वो 22वां स्टेट बना इंडिया का 1975 में। So this is all about Article 2, 3 and 4. Have a nice day. Good night. And कोशिश कीजिए कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। Have a nice day.